नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के शानदार कुछ प्रश्नों के साथ। दोस्तों, यूपीएसआई या फिर ऐसे अन्य एग्जाम, चाहे पीसीएस हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे फिर वो टीचिंग एग्जाम्स के लिए हो यानी सुपर टेट हो, या फिर एमपी टेट हो, तमाम ऐसे एग्जाम है, पटवारी हो, जिनमें साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। और आज मैं साहित्य के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, तो तैयार हैं आप सभी इन प्रश्नों को करने के लिए? तो चलते हैं, आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? आप जब वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो चलिए, मैं यहाँ आपके समक्ष पेयर में क्वेश्चन रखता हूँ। पहला ही प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ साथियों। देखते हैं कि पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का पहला महाकाव्य है, और इसके रचनाकार कौन है? फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है: जगनिक, नरपति नाला, चंद्रवरदाई और अमीर खुसरो। ध्यान रखना दोस्तों, अमीर खुसरो जो हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे खालिक बारी के ग्रंथ है अमीर खुसरो के द्वारा, पहेलियां मुकरियां अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखी गई हैं। ध्यान रखना, तबला और सितार जैसे वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो ने किया है दोस्तों, ध्यान रखना है। नरपति नाहला, चंद्रवरदाई या जगनिक, जगनिक के द्वारा लिखा गया था आला खंड। ध्यान रखना, अगर आला खंड की बात आती है, जिसे हम परमाल रासो भी कहते हैं, तो जगनिक के द्वारा लिखा गया। चंद्रवरदाई शब्द जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना हुई थी पृथ्वीराज रासो की, और ये पिंगल मिश्रित शैली में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें 69 यानी 69 सर्ग हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नरपति नाला की अगर मैं बात करता हूं तो इनके द्वारा जो है बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से एक सबसे अच्छा ग्रंथ है जिसमें हम विजयपाल रासो कह सकते हैं, उसको मान लीजिएगा। बाकी का दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो लिखा हुआ है कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तंड के संपादक कौन थे? तो आपके सामने विकल्प है दोस्तों, आपके सामने विकल्प बड़े शानदार है। यहां पर देखेंगे, एक मिनट, आइए। तो यहाँ पर अगर आप विकल्प देखते हैं तो हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तंड के संपादक भरतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, इनके द्वारा जो है इनका जन्म हुआ था 1850 में काशी में, और इनके द्वारा अंधेर नगरी जैसे नाटक लिखे गए, कवि वचन सुधा जैसे पत्र लिखे गए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। पंडित जगल किशोर शुक्ल बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप भी सोच रहे हैं विकल्प ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो है दोस्तों, वो कानपुर के रहवासी थे, यानी कानपुर के रहने वाले थे, और इन्होंने पहली बार ये उद्दंड मार्तंड थे, इसका प्रकाशन हुआ था आपका 30 मई 1826, ये इसका प्रकाशन दिन है, ध्यान रखना। और इसीलिए इसमें 30 मई जो लिखा है ना, और इसी 30 मई को हम क्या मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ध्यान, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ध्यान रखना है, इसका जो प्रकाशन हुआ वो कहां से हुआ? तो ध्यान रखना, कोलकाता से हुआ, या कोलकाता से हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। समाचार पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके कुल 76 या 79 ही एडिशन जो है प्रकाशित हुए। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण इसे बंद करना पड़ा, लेकिन इसे गौरव प्राप्त है कि हिंदी का ये पहला समाचार पत्र है। लेकिन प्रश्न अगर आ जाता है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, क्योंकि ये तो साप्ताहिक पत्र है, तो अगर दैनिक समाचार पत्र हिंदी का पहला कौन सा है, तो फिर आपको ध्यान रखना है सुधावर्षण। सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था दोस्तों। क्लियर है यहां तक सभी को? डाउट क्लियर होने चाहिए आप सभी के। चलिए, एक और प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक और प्रश्न रख रहा हूं, तीसरा प्रश्न है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सिरमौर प्रश्न है। काफी बार आप एग्जाम में देख पाएंगे, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर आप जो है वो रीट जैसे तमाम जो एग्जाम है ग्रेड 1 के, या फिर मध्य प्रदेश में एमपी टेट ग्रेड 1 में जो एग्जाम आता है, खासकर हिंदी स्पेशल में, वहां आपको ये प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो याद रखना है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को, कुम्भन दास को, या सूरदास को? तो याद रखना है दोस्तों, सूरदास को कहा जाता है, और ये उपाधि इन्होंने दी है, या इन्हें अष्टछाप की जो उपाधि दी है वो दी है विठल नाथ ने। किसने दी है दोस्तों? तो याद रखना, विठल नाथ के द्वारा इन्हें ये उपाधि प्राप्त है। और विठल नाथ कौन है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये अष्टछाप में से ये कवि है, और इनके गुरु के पुत्र, यानी इनके गुरु भाई हैं सूरदास जी के,
विठलनाथ कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, विठलनाथ जो है वो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और जो वल्लभ दास हैं वही सूरदास जी के गुरु हैं, ध्यान रखना, है ना। तो वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे सारे के सारे, तो विठलनाथ ने ही इन्हें सूरदास जी को अष्टछाप की उपाधि दी थी। अब मैं बात करता हूं कि सूरदास जन्म से अंधे थे। जी हाँ, इनका जन्म कहां हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म हुआ था रुनकता। रुनकता कहां पड़ता है? तो ये मथुरा और आगरा के बीच पड़ता है। अगर आप आगरा हैं तो आगरा के पास, आगरा मथुरा के बीच पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो लगभग इनका जन्म मानो, अगर मैं ईस्वी में लेके चलता हूं तो 1400, शायद 1478 ईस्वी के आसपास रहा होगा। ठीक है, मेरे को एक्चुअल डेट बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ अप्रोक्स आप मान लीजिएगा कि 1478 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। बहुत सारे लोगों को इनकी भ्रांतियां भी इनको जन्म कर लेके कि इनके जन्म की बहुत सारी डेट है, अलग अलग डेट है, वो ध्यान रखना है। सूरदास ने अपने जीवन में बहुत शानदार तरीके से ब्रज भाषा और अवधि में अपनी रचनाएं लिखी हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें इन्होंने सूर सागर, साहित्य लहरी, समझ रहे हो, सूर सारावली, ठीक है, गंगा लहरी, भ्रमर गीत आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो ये तमाम शब्द जब आप पढ़ते हो तब आपको समझ में आएंगी चीजें। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन हमने सी लगा दिया है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? चिंतामणि नाम से निबंध संग्रह किसका है? तो ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? नहीं। बाबू गुलाब राय या कुबेर नाथ राय का है? नहीं। किसका है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखना दोस्तों, आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा ही चिंतामणि निबंध लिखा गया और ये बहुत फेमस है। और याद रखना है आप लोगों को कि जितने भी एग्जाम है उसमें अमूमन ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी के जो साहित्य का जो काल विभाजन है उसको 4 भागों में बांटा है। इन्होंने ही रासो साहित्य को वीर गाथा काल के नाम से जाना है और यही जो है वो भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल के नाम से इन्होंने 4 भागों में हिंदी साहित्य के काल विभाजन को वर्गीकृत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला पहला भारतीय मान सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, छायावाद के प्रवर्तक कवि का नाम बताना है आपको। क्या है? अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, खासकर साहित्य की जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताता हूं, तो आप निश्चित ही ये समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखना, छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें हम कलाधर के नाम से भी जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी, यानी विकल्प ऑप्शन सी। जयशंकर प्रसाद के बारे में शायद आप नहीं जानते, तो जान लीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ रचनाएं लिखी गई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कामायनी। एक यही काव्य है जिसकी वजह से, इसके अलावा इनके द्वारा लहर, आंसू, झरना, ये तमाम लिखी गई। इसके अलावा इनके नाटकों में अगर मैं बात करता हूं तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, आदि फेमस हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं दोस्तों इनकी, ध्यान रखना है। ये मैं कुछ ही रचनाएं आपको बता पा रहा हूं क्योंकि जयशंकर प्रसाद जैसे महान कवि, छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि, छायावाद के प्रवर्तक कवि, आप इन्हें भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुमित्रानंद पंत को हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। सुमित्रानंद पंत की अगर रचनाओं की बात करो तो चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकतायन भी इन्होंने लिखी, बहुत सारी इनकी कृतियां हैं। श्रीधर पाठक जी और मुकुटधर पांडे जी, इनको भी बहुत सारे सम्मानों से सुशोभित किया गया है। अगला प्रश्न है छठवां, आंसू किसकी काव्य रचना है? तो ध्यान रखना, आंसू लिखा हो, लहर लिखा हो, झरना लिखा हो, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त जैसे नाटक लिखे हो, कामायनी लिखा हो, तो ये सभी के सभी जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसीलिए विकल्प चुनना है आपको ऑप्शन। महादेवी वर्मा की यामा बहुत फेमस है, महादेवी वर्मा की नीरजा बहुत फेमस है, याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अगर आपको पढ़ना है तो हुकुरमुत्ता पढ़िए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर आपको कोई रचना पढ़नी है तो इनकी रचनाओं में आप देखेंगे अंधों का हाथी बहुत फेमस है। अग्गे की रचनाओं में अगर आप देखेंगे हीरानंद वात्सायन अग्गे की कृति है शेखर, वो बहुत अच्छी है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? दोस्तों तो याद रखना है, आधुनिक युग की मीरा सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है? नहीं।
मनु भंडारी को, शिवानी को नहीं, महादेवी वर्मा को हम आधुनिक मीरा कहते हैं। तो विकल्प यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, है ना। महादेवी वर्मा हम सब जानते हैं कि हिंदी की कवित्री हैं और ये जो है वो कैसे विरह, खासकर विरह और वियोग वाले जो है रचनाएं बहुत करती हैं। महादेवी वर्मा के द्वारा हैं, ध्यान रखना दोस्तों, इनको यामा कृति के लिए, इनको यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और ये पहली महिला है हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली, ये पहली महिला है, ध्यान रखना दोस्तों। और इनको शायद 1982 या 84 की समथिंग में इनको ये पुरस्कार से सुशोभित हुई थी, ध्यान रखना, है ना। तो इनका ध्यान रखना। इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करता हूं तो दीप शिखा, दीप शिखा रचना इनकी बहुत फेमस है। इनकी पहली रचना थी निहार और नीरजा भी बहुत फेमस रचना है इनकी, ठीक है। पथ के साथी, पथ के साथी भी इनकी बहुत शानदार है। लंदन यात्रा, मेरी लंदन यात्रा भी इनकी बहुत अच्छा यात्रा वृत्तांत था और इनके द्वारा लिखा गया था घासी, घीसा, सॉरी, घीसा नामक एक कह सकते हो कि इनका संस्मरण था घीसा, तो ये भी एक संस्मरण था इनका। तो तमाम ऐसी रचनाएं हैं जो महादेवी वर्मा ने लिखी हैं, इसीलिए इन्हें विरह की कवित्री या कह सकते हो वियोग की कवित्री या कह सकते हो इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। मैं बात करता हूं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखना है खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है वो कामायनी नहीं है, साकेत नहीं है, जिसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। हाँ, किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। लोकतायन लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा, सुमित्रानंदन जी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखना। और वहीं कामायनी लिखा है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक है दोस्तों। लेकिन बात करता हूं प्रिय प्रवास, तो ये है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, ध्यान रखना दोस्तों, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसके जो कह सकते हैं लेखक हैं उनका नाम है हरिओद, हरिओद कह लीजिएगा या फिर उनको हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो उनके द्वारा लिखा गया है प्रिय प्रवास, बहुत ही शानदार महाकाव्य है, खड़ी बोली में लिखा हुआ। चलिए अब चलते हैं हम हमारे 9वें प्रश्न पर। परख उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, परख उपन्यास के लेखक कौन है। प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों में बहुत सारे उपन्यास हैं जिन्हें मैं आगे आपको बताऊंगा जब प्रेमचंद की रचना बताऊंगा, लेकिन हाँ, इनके द्वारा ही, प्रेमचंद के द्वारा बहुत सारी कहानी लिखी गई, जैसे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई थी पंच परमेश्वर, पहली कहानी थी इनकी, ध्यान रखना। इनके द्वारा बहुत सारे निर्मला, सेवा सदन, तमाम ऐसी रचनाएं लिखी गई हैं, ठीक है। यशपाल का भी नहीं है, इलाचंद जोशी का भी नहीं है, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है परख, ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है दोस्तों। अगला है कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कलम का सिपाही जो लिखा है उसके रचनाकार हैं अमृत राय, अमृत रॉय के द्वारा ये लेखक हैं, इसके लिखित है ये, और उन्होंने कलम का सिपाही कहा है मुंशी प्रेमचंद को, यानी ये जो रचना उन्होंने लिखी है कलम का सिपाही जो जीवनी लिखी है वो पूर्णतः मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूस की रात कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या था, तो ध्यान रखना दोस्तों, पूस की रात जो है वो भी मुंशी प्रेमचंद की ही एक कहानी जिसके मुख्य पात्र थे हल्कू, ध्यान रखना। तो विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यूपीएसआई या फिर एमपीएसआई या फिर राजस्थान में जो पीएसआई होता है उस जैसे एग्जाम में भी ये देखने को मिलते हैं। अगला है किसे हिंदी का पाणिनि कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है हिंदी का पाणिनि जो है वो कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी जी को कहा जाता है। विकल्प सुन लेना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। यशस्वी इसलिए है क्योंकि सरस्वती पत्रिका की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी सन 1900 में, कहां से, बनारस से यानी काशी से, और इसकी शुरुआत की थी किसके द्वारा, तो श्याम सुंदर दास, उनके बड़े भाई राधा कृष्ण दास, और वहां पर एक शायद उनके सहायक और भी कोई व्यक्ति थे, उनका नाम मुझे भी स्मरण नहीं हो रहा है, इनके द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया गया, शुरुआत की गई, लेकिन ये पत्रिका चल नहीं पाई और फिर 3 साल बाद इसका मुख्य यानी संपादन बदला गया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को इस सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया गया, और इस पत्रिका की शुरुआत उन्होंने फिर करीब प्रयागराज से
जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यशस्वी संपादक की बात आई या सरस्वती पत्रिका के संपादक के नाम कभी भी आए तो उसका जो नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही आप लगाना है, आपको अन्य शब्द नहीं लगाना है। हालांकि श्याम सुंदर दास भी है, लेकिन आपको जो नाम लगाना है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही टिक करना है। तो ये विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना, सरस्वती पत्रिका कब बने थे? 1903 में बने थे और इसका प्रकाशन उन्होंने कहां से किया था? तो प्रयागराज। कहां से किया था? प्रयागराज से किया था। लेकिन अगर बात करूं कि इसकी स्थापना कहां से हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बनारस यानी वाराणसी, वाराणसी से हुई थी। और इसकी जो शुरुआत करता थे वो श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास थे। ध्यान रखना। चलिए अगला है 14वां प्रश्न, कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कुरुक्षेत्र जो है वो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, जिसे हम राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं, जिनकी उपाधि में हम दिनकर लगा हुआ है ना। इनकी बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और कहते हैं वो कि अगर कोई घात करता है तो वो प्रतिघात करती है, अगर कोई घात करता है तो ये प्रतिघात करती है, शहंशाहों सूरमाओं से दो दो हाथ करती है। ये दिनकर की विरासत है, मुखरता धर्म है इसका। ये दिनकर की विरासत है, दिनकर की विरासत है, मुखरता धर्म है इसका। वजीरी मौन हो भय से, तो कविता बात करती है, तो कविता बात करती है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है, इनके द्वारा जो लिख दिया गया है वो अमर हो गया। रामधारी सिंह दिनकर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि इनके द्वारा लिखित पंक्तियों में आपको जीवन के हर पल को, हर पल को संयोजा गया। रामधारी सिंह दिनकर की ही कुछ पंक्तियां हैं, वो कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे, या फिर रण से भागे होंगे। तो यहां पर दोस्तों कुरुक्षेत्र जैसे रचना हुई, इसके अलावा रश्मि रथी, अगर रश्मि रथी रचना हुई, है ना, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र हुआ तो ये किसके द्वारा लिखा गया? उर्वशी हुआ, रामधारी सिंह दिनकर का ही महाकाव्य है उर्वशी हुआ। तो ये जो महाकाव्य लिखे हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के लेखक का नाम बताना है आपको। भैया आधे अधूरे किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना ये लिखा गया था मोहन राकेश के द्वारा। अंधा युग धर्मवीर भारती का बहुत सुंदर उपन्यास है ना, लेकिन मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है आधे अधूरे। कितनी नाव में कितनी बार भी मोहन राकेश की ही रचना है। शेखर एक जीवनी, ध्यान रखना दोस्तों, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना ये है अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के द्वारा लिखित रचना है शेखर एक जीवनी। ध्यान रखना है आप लोगों को। 17वां प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो ध्यान रखना है रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में। ठीक है, ध्यान रखना। और इसको लिखने में लगभग लगा है 2 वर्ष 2 वर्ष और शायद 2 वर्ष 8 माह और लगभग 28 दिन के आसपास, है ना, आसपास बता रहा हूं, इतना समय लगा इस रामचरितमानस को लिखने में। ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो 7 कांड है, 7 कांडों में ये विभाजित है, जिसमें सबसे बड़ा जो कांड है, सबसे बड़ा जो कांड है दोस्तों उसका नाम है बालकांड। बालकांड। और सबसे छोटा जो कांड है दोस्तों उसका नाम है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड ये सबसे छोटा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, रामचरितमानस अवधी भाषा में, लेखक का नाम तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। ठीक है, लिखने के स्थान ध्यान रखना, ये अयोध्या में लिखा गया है, अयोध्या, बनारस, इसके अलावा इलाहाबाद यानी प्रयागराज और चित्रकूट जैसे स्थानों पर लिखा गया है। चित्रकूट जैसे स्थानों पर लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, अमृतलाल नागर या चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी साहित्य का सिरमौर प्रश्न है दोस्तों। अगर आप सच में तैयारी करना चाह रहे हैं और हिंदी साहित्य को आप अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं तो फिर आपको पेशेंस रखना होगा और आपको चीजें डिटेल में मैं प्रोवाइड कराऊंगा और आप सब लोग देखेंगे कि आप सच में हिंदी साहित्य में बहुत ही श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे और अपने आप को निखार पाएंगे दोस्तों। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है उसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं जिन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था, है ना। देखो
प्रश्न आ गया है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था, ध्यान रखना। और सूरदास को अष्टछाप का जहाज किसने कहा था? तो वो कहा था विठल नाथ ने, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये 20वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। मैं T20 आपके लिए लेकर आया था। आई होप सो कि कम से कम समय में आपके लिए शानदार प्रश्नों का ये जखीरा तैयार किया था। गागर में सागर भरने वाली बात नहीं होगी दोस्तों। चले, तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, ध्यान रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि हिंदी साहित्य के अलावा भारत की जो राज्य भाषाएं हैं 22 भाषाओं प्लस एक आपकी राजस्थानी और एक आपकी मारवाड़ी और एक राजस्थानी और एक आपकी अंग्रेजी, ये दो और एडिशनल भाषाएं, यानी टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये भी प्रश्न आया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, क्योंकि 22 भाषाएं तो मान्यता प्राप्त हैं और दो और हैं, एक राजस्थानी भी है और एक अंग्रेजी भाषा भी है, ठीक है, तो इनमें भी दिया जाता है। तो चले, आई होप सो कि ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। ये वीडियो कैसी है? अगर वीडियो अच्छी हो तो इसको शेयर करना, और हाँ, वीडियो में आपको कितनी नॉलेज मिली इसका जिक्र आपको कमेंट में जरूर मेंशन करना है। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।